अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा टुडे वी विल डिस्कस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। किस फोर्स को हम कहेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स है। एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स तभी कहते हैं अगर वो फोर्स कोई काम करता है या इस फोर्स के खिलाफ जब काम किया जाता है तो वो काम सिर्फ डिपेंड करेगा आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। तो उस साटा फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, यानी एक ऐसा फोर्स जो सिर्फ आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, जो आपके पाथ पे डिपेंड ना करे। इन बिटवीन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट गया तो वो इन बिटवीन किस रास्ते से वो ऑब्जेक्ट इस दूसरे पॉइंट तक गया, दैट इज इनिशियली अगर ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था मेरे लेफ्ट दिस फिंगर के पास, अब इसको इस पॉइंट तक जाना है। अब कौन सा रास्ता ये लेगा वो आपका ये कंजर्वेटिव फोर्स उस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। आपका कंजर्वेटिव फोर्स करेगा डिपेंड इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। अब बीच में जो रास्ता उसने ट्रेवल किया है, अब वो कौन सा रास्ता है, किस रास्ते से, नेचर क्या है उस रास्ते का, ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। इस साइट ऑफ फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि अगर ये फोर्स काम करेगा कोई तो वो एक्चुअली काम सिर्फ आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये लिखा है एक फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। एक फोर्स को हम कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव है इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द work done or by against the force in moving a body against the force in moving a body डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं अगर काम वो ये फोर्स करता है या उसके अगेंस्ट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसी बॉडी को मूव करने के लिए, वो सिर्फ डिपेंड करेगा आपके इनिशियल पोजीशन क्या है और आपकी फाइनल पोजीशन क्या है। वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड। वो आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान अब कौन सा पाथ उसने फॉलो किया है ये इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे था और अब कहाँ पे है। ठीक है ना बेटा, अब किस रास्ते से इन दो पॉइंट्स के दरमियान चला गया ये उस चीज पे डिपेंड नहीं करता बेटा। तो देयर फोर्स उस सॉर्ट ऑफ फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। शॉर्ट में आपने पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ इतना देखता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां पे था और फाइनली कहां पे पहुंच गया, बस इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। अब इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक इसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, कौन सा पाथ फॉलो किया, ये इस झंझट में नहीं देखता। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। दैट्स इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अब वर्क डन बाय या अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए किसी भी पाथ पे, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी पाथ फॉलो कर रहा है लेकिन उनका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तब वर्क डन सेम लगेगा, तब सेम कंजर्वेटिव फोर्स हमने अप्लाई करना है। ठीक है ना बेटा, यानी अगर ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पॉइंट पे है इसी पॉइंट पे लेकिन अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक नीचे घूम के आएगा, तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स उन पाथ्स को नहीं देखता, वो देखता है कहाँ पे था कहाँ पे है। तो इन दो चीज़ों को देखता। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट पाथ्स फॉलो करता है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए तो तब वर्क डन जो होगा ना वो सेम होगा। वर्क डन विल बी सेम नो मैटर हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ पाथ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग। वो आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझ आएगा। देखो बेटा यहाँ पे एक मैं लूंगा फॉर एग्जांपल, इनिशियली मैं ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल बेटा ये डायग्राम आप यहाँ पे मैं बनाऊंगा। तो इसमें हम दिखाएंगे एक बॉल या एक ऑब्जेक्ट जा रहा है इनिशियल हाइट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने इनिशियली की कुछ हाइट एच आई पे रखा है, दैट्स इनिशियल हाइट। ऑब्जेक्ट की अर्थ की सरफेस से किसी हाइट एच आई पे है तो इसकी इनिशियल पोजीशन बन गई बेटा। तो देयरफॉर अब ये ऑब्जेक्ट इस इनिशियल पोजीशन से कुछ नीचे आ रही है, तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल अभी इसकी फाइनल हाइट ये नीचे आएगा। डिफरेंट रास्तों से मैं इसको लेके आऊँगा यहाँ तक। ठीक है ना, एक तो ये पहला रास्ता है, ये यहाँ तक पहुँच गया, ये उसका फर्स्ट रास्ता है। लेट मी कंसिडर इट एज वन, पाथ नंबर वन। ऑब्जेक्ट सीधे नीचे आया, यहाँ तक पहुंच गया, तो बेटा अब ये इसका एच एफ हो गया, फाइनल हाइट। ठीक है ना, इसकी फाइनल पोजीशन बन गई सच दैट इट इज एज सम हाइट एच एफ फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है ना बेटा, क्वाइट सिंपल। ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पे था, ये इनिशियल पोजीशन थी। इनिशियली वो डाउन, पहले एक पाथ तो उसने ये वन पाथ एक पाथ ये की और यहाँ इस हाइट तक आ गया। ठीक है ना बेटा, अब एक और ऑब्जेक्ट ने दूसरे कहीं से यहाँ से घूम घूम के आ गया। अब देखो पाथ इस ऑब्जेक्ट ने, अब ये फर्स्ट ये सेकंड पाथ है बेटा, ये सेकंड पाथ है, सेकंड पाथ है। तो अब पहले ये थी इनिशियल पार्ट, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है बेटा, दिस इज आई इनिशियल पोजीशन। यहाँ से पहली पाथ जो उसने फॉलो की स्ट्रेट नीचे आया, फाइनल हाइट यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन अब यही ऑब्जेक्ट अगर दूसरा कोई पाथ फॉलो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये इस पाथ से चला गया लेकिन सेम हाइट पे है। चलो एक और मैं दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट अब अगर तीसरी कोई पाथ फॉलो करता है लाइक दिस, लेकिन इनिशियल हाइट देखो, फाइनल हाइट देखो अब बेटा सेम है।
दिस इज थर्ड, चलो इनको 2 एरोज बनाएंगे तब 2 वर्क, ठीक है ना। दिस इज नंबर थर्ड, ये थर्ड पाथ उसने फॉलो किया। लेकिन जो फाइनल हाइट आप देखते हो बेटा, फाइनल हाइट तीनों की सेम है, फाइनल पोजीशन तीनों की सेम है। देखो फाइनल हाइट जितनी है इतनी यहाँ पे, इतनी यहाँ पे, फाइनल पोजीशन इज सेम, बट द पाथ्स आर डिफरेंट। पाथ्स आप देखो, इनिशियली यहाँ पे था, फर्स्ट पाथ ये वाला था, सेकंड पाथ यहाँ से चला गया, थर्ड पाथ से यहाँ से चला गया, लेकिन हाइट उसने मेंटेन की। सो वी हैव शोन यूजुअली एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम एन इनिशियल हाइट एच टू फाइनल हाइट एच एफ, ठीक है ना, अलॉन्ग 3 डिफरेंट पाथ्स 1 2 एंड 3। अब इन ईच केसेस में अगर आपसे बोला बेटा, बोलूंगा कि मुझे बताओ वर्क डन क्या है, ठीक है ना। अगर आपसे ये बोला जाएगा व्हाट इज दी वर्क डन इन ईच केस, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसको नीचे ला रही है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेम ही रहेगा तीनों केसों में। किसके बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है एम जी एच। लेकिन यहाँ पे आपने देखा एम जी इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट वी विल से इन द गिवन डायग्राम, बाकी आप बीच बीच में से खुद लिख सकते हो, the same work is done by gravitational force along the 3 paths, 3 पाथों के दरमियान कितना है वो, दैट्स इक्वलेंट एम जी इनिशियली कहाँ पे था माइनस फाइनली कहाँ पे, सेम काम किया गया है, दैट्स एम जी एच आर माइनस एच एफ। एंड जो वर्टिकल एक्चुअली ये होता है ना, एम जी एच एच इज वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, वो कितनी है वर्टिकल डिस्टेंस तीनों केस में आप देखोगे, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पे। ये पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा, सिंपली कहाँ पे था, कहाँ पे चला गया, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे एच एफ पे है, दूरी पे है। पहले अर्थ की सरफेस से कितनी दूरी पे था, एच आई दूरी पे, अब तीनों केसों में ये अर्थ की सरफेस से कितनी दूरी पे, एच एफ दूरी पे, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है ना। ये जो एच आई माइनस एच एफ है ना बेटा, इसको वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, ये तीनों में सेम है, ठीक है ना। दस यहां पे हमें दिखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। यानी कि दिस शोज अस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पता चलेगा, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे हमें ये दिखाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। व्हाई, बिकॉज आपका ग्रेविटेशनल फोर्स देखो एम जी, चलो ये तो वेट है, ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यहाँ पे पाथ का कोई जिक्र है ही नहीं की। अब देखो हमने 3 डिफरेंट पाथ्स लिए, लेकिन फायदा क्या, ये इस पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते, ये करते इनिशियली पाथ कहाँ पे था, फाइनली कहाँ पे, इनिशियली कहाँ, फाइनली कहाँ पे, इनिशियली कहाँ, फाइनली कहाँ पे, पाथ कोई भी हो, इससे उसका कोई गर्ज नहीं होता। चलो हम थोड़ा सा प्रूव करके दिखाएंगे आपको। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, इट इज ए नाउ ए कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये बेटा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिंपली आप पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ये आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो लेट्स प्रूव इट फॉर सम सर्टेन एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स लेके या कुछ कुछ इस डायग्राम्स में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि यस रियली ग्रेविटेशनल फोर्स इज रियली ए कंजर्वेटिव फोर्स। टू प्रूव दिस लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा मैं प्रूफ दूंगा इसका, रादर प्रूफ हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स एज कंजर्वेटिव फोर्स का हम देंगे। इसके लिए क्या करें, अमाउंट हम वर्क डन निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करेंगे थ्रू सम हाइट h, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिफरेंट डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम हाइट मेंटेन करेंगे, एक ही हाइट हम रखेंगे, लेकिन पाथ्स में वेरी करूंगा। आप देखोगे एवरी केस में आपको सेम जो एक्टिव वर्क डन लगेगी, सेम वर्क डन आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल प्रूफ के लिए हम क्या कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा हम वी विल कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m on which work is done to move it against the gravitational force through some height h along डिफरेंट पाथ्स, मुख्तलिफ पाथ्स में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो लेट्स गो फॉर पाथ फर्स्ट में यहाँ पे बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल
ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ की सरफेस पे लाई कर रहा है, हम उसको ले एरो देखो, अब हम उसको लेके जा रहे हैं, हम उसको पॉइंट बी पे लेके जा रहे हैं, तो देयर फॉर अलॉन्ग सम हाइट एच, ठीक है ना, हाइट एच से हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया, वही हो ना, ग्रेविटी के खिलाफ हमने काम किया, ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्रेविटी के खिलाफ काम किया, वही मैंने लिखा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम उस ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं ग्राउंड से, दैट्स पॉइंट ए से, उसको हम कुछ हाइट एच ट्रेवल करवा रहे हैं स्ट्रेट अवे इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर इसको पॉइंट बी के लिए बी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन फर्स्ट पाथ, इसको मैं नंबर पाथ फर्स्ट, इन फर्स्ट पाथ, इस पाथ फर्स्ट पे हम देखेंगे बेटा, इस दैट्स दिस फिगर, यहाँ पे मुझे ये बताओ, ये जब हम बॉडी को रेज कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, तो अप्लाइड फोर्स कितना है, फोर्स कितना हमें लगाना पड़ा, ऑब्वियसली फोर्स हमें लगाना पड़ा उतना ही जितना उसका वेट था, दैट्स एफ इज इक्वलेंट एम जी, ठीक है ना। तो हियर फोर्स applied when the body were raised vertically is simply equivalent F is equivalent M into G। इस केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को रेज किया वर्टिकली, ए से पॉइंट से लेके बी पॉइंट पर लेके गए किसी हाइट एच में, एच एस को ट्रेवल करवा लिया, तो फोर्स कितना लगा mg, तो देयरफॉर वर्क डन। इस केस में मुझे बताओ बेटा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन आपको पता है, दैट इज W इज इक्वलेंट F डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस F डॉट एस किसके बराबर होता है, F एस कॉस थीटा, ए डॉट बी होता है ना, ए बी कॉस थीटा, एफ डॉट एस हो गया एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा तो आपने निकालना, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहां से लगा है हमने, ए से लेके बी की जानब, हमने ऑब्जेक्ट को उठाया ए से लेके बी की जानब, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा कितना है बेटा, 0 है। तो देयरफॉर वो बन जाएगा W इज इक्वलेंट एफ एस कॉस 0, कॉस 0 इज 1, तो एफ कितना है, वो बन जाएगा एम जी, एस डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई एच, सो देयरफॉर हमें कितना काम यहाँ पे करना पड़ा, एम जी एच, आया ना समझ में, फोर्स कितना लगाया हमने वेट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया एच हाइट, तो दे एच, और एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 0, बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो देयरफॉर कितना काम हमें करना पड़ा ऑब्जेक्ट को उठाने में ए से लेके बी तक, सिंपली एम जी एच, दैट विल बी इसका वेट मल्टीप्लाइड बाई जो हाइट है, वो काम हमने वहां पे किया। ये सिंपल है, दिस इज क्वाइट सिंपल, जब हम वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखो हम यही सेम हाइट मेंटेन करेंगे, सेम हाइट हम मेंटेन करेंगे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को कोई और पाथ फॉलो करवाएंगे। पहले तो हमने वर्टिकल पाथ फॉलो किया, अब फिगर बी में हम देखेंगे, दूसरी फिगर में यहाँ पे आपके सामने बनाऊंगा बेटा, इस फिगर में हम देखेंगे कि बॉडी को हम वी विल टेक द बॉडी अलोंग द सेम दिस हाइट, बट दिस टाइम लेट अस कंसिडर, मैं इसको किसी इंक्लाइनेड प्लेन से लेके चला जाऊंगा, ठीक है ना। हियर लाइक दिस, ये सरफेस है बेटा, अब मैं ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर खड़ा है उठाया था, नहीं अब मैं उठाऊंगा ऐसे, हाइट सेम है बेटा, हाइट सेम है, ये देखो इस हाइट, ये जो हाइट है ये एच है, ये वही हाइट है जो हमने पहले एग्जांपल में हमने वर्टिकली देखी थी एच, लेकिन अब उस वक्त हमने इसको स्ट्रेट इस वे उठाया था, नहीं अब मैं उसको उठाऊंगा सरफेस ही, लेकिन इसको मैं इंक्लाइन करूंगा सरफेस के साथ, लेकिन सेम हाइट पे लेके चला जाऊंगा। दैट्स वंस अगेन, ये हमारा ए था बेटा, ये बी है, लेकिन अब इस वक्त मैं सी से लेके डी की तरफ उसको उठा रहा हूं, तो विच मीन इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना बेटा। देखो here the body is being taken along a smooth inclined plane, क्या नाम दिया मैंने इसको, CB of height AB is equivalent H, हाइट सेम है, ठीक है ना, और इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन इसमें थीटा है, ठीक है ना बेटा। तो आपको इसमें क्लियरली दिखाई देगा कि जो अप्लाइड फोर्स है ना वो कितना होगा बेटा, कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को इस पाथ इंक्लाइनेड पाथ पे मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया हमारा, तो इस ऑब्जेक्ट को सी से लेके बी तक कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तो पहले देखना है बेटा हमें कि एक्चुअली कितने फोर्सेस इस पे एक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंक्लाइनेड प्लेन है, वर्टिकली ऑब्जेक्ट नहीं है इस वक्त। तो फर्स्ट वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये हो गया mg बेटा,
वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एंड चूंकि नॉर्मल रिएक्शन, चूंकि इस ऑब्जेक्ट की वजह से इंक्लाइन प्लेन थोड़ा सा बेंड होगा अपनी जगह, तो उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन इस जानिब होगा। तो है ना, डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट पोजीशन में है ये। तो एम को आपने क्या करना है, रिजॉल्व करना है। एक कंपोनेंट ये वाला होगा, दिस इज इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट्स एम जी कॉस थीटा। तो एक कंपोनेंट इस जानिब होगा, दैट इज एम जी साइन थीटा। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को फोर्स किस जानिब लगा रहे हैं, इस जानिब हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वी आर अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को सी से लेके बी की तरफ जा रहे हैं। अब देखो वेट एम जी है, नॉर्मल रिएक्शन प्रॉपर्ली इसको बैलेंस नहीं करती, नॉर्मल रिएक्शन इसके एक कंपोनेंट को बैलेंस करती है, एम जी कॉस थीटा। बीच में जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, वो किसके खिलाफ लगा रहे हैं, वो होल एम जी के खिलाफ हम नहीं लगा रहे हैं। हम उतना फोर्स नहीं लगाते। पिछले केस में हमने देखा जितना वेट था उतना ही फोर्स हमने लगाया, लेकिन इन केस ऑफ इंक्लाइनड प्लेन जितना वेट है उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि कुछ एक कंपोनेंट उसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हमें बैलेंस करेगा। तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना होगा, दैट्स एम जी साइन थीटा। है ना समझ में। हियर applied force F is simply equivalent to beta, it is mg sin theta। हमें इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ा इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए, बाकी एक कंपोनेंट को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करता है, ठीक है ना। तो इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। और कौन सा डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल कर रहा है, दैट इज सी बी। देयरफॉर वर्क डन, सिंपल में, तो वर्क डन कितना हुआ, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू डब्ल्यू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया एफ, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, सी बी, है ना बेटा, फोर्स इनटू सी बी डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो गया एफ सी बी कॉस थीटा। अब थीटा ये हो गया फोर्स, अब थीटा इज एंगल, ये वाला कंफ्यूज नहीं होना है, ये थीटा इंक्लिनेशन वाला थीटा, लेकिन ये जो थीटा यहाँ पे है ना, इट इज फोर्स बिटवीन, इट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हम ट्रेवल करें, तो वन सेकेंड एंगल इज जीरो। तो देयरफॉर ये W2 लो बेटर बेटा, तो W2, चूंकि W वाला पिछले में W1 अभी बनाऊंगा, तो देयरफॉर ये बन जाएगा एफ सी बी कॉस जीरो, cos 0 is 1। तो therefore what is f, f अभी देखा आपने, W2 is equivalent mg sin theta into cb, ठीक है ना, दैट्स इक्विवेलेंट टू mg। अब sin थीटा को इस ट्रायंगल से निकालो, यहाँ पे sin थीटा को निकालो, क्योंकि sin थीटा है ना यहाँ पे, sin, जब हम sin थीटा को sin सम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज है सी बी, और इंटू हो गया ये सी बी, ठीक है ना, ये सी बी और ये सी बी कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट इज ए बी बेटा, व्हाट इज ए बी इज एच, सो वंस अगेन इट इज एम जी एच, सो W2 इज ऑल्सो इक्वलेंट एम जी एच। है ना समझ में, W2 किसके बराबर है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, चूंकि एफ एम जी साइन थीटा है, सी बी जो है, सी बी कितना है, सी बी इसी तरह हम रखेंगे, चूंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो हम साइन थीटा को इस ट्रायंगल से निकालेंगे, सम पीपल परपेंडिकुलर ए बी बाय हाइपोटेन्यूज सी बी। अब सी बी कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना है एच, तो वंस अगेन वर्क डन इज एम जी एच सेम। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने पिछले केस में भी देखा, वहां है एम जी एच वर्क हुआ था, यहाँ पे भी हमने देखा एम जी एच वर्क। चलो एक और केस में लेके चला जाऊंगा। अब हम देखेंगे बॉडी को हम सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे सेम वर्टिकल डिस्टेंस पे लेंगे, मगर इस वक्त हम स्टेयर केस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो डायग्राम यहाँ पे है, मुझे आपको मैं इसी अप्रॉक्सीमेट में यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा। ये हो गया था सेकंड केस, अब हो गया थर्ड केस। अगर हम स्टेयर केस यूज़ करेंगे, हाइट सेम है बेटा, ठीक है ना, स्टेयर केस, एक सीढ़ी मैंने लगाई है, सच दैट जो हमने यहाँ पे देखा है, दिस शोज अस द बॉडी इज बीइंग टेकन थ्रू सेम हाइट ए बी विच इज बेटा एच, सेम हाइट एच है यहाँ पे हमने लिया है, और है स्टेयर केस। लेट देयर बी एन स्टेप्स, चूंकि अब हमें नहीं पता इसमें कितने स्टेप्स बनेंगे, एन स्टेप्स ईच, लेकिन यहाँ पे हम लिखें हर एक स्टेप की वर्टिकल हाइट जो है वो एच डैश हम लेते हैं, एच डैश इज द वर्टिकल हाइट, ये वाली हाइट, ये वर्टिकल हाइट हर एक स्टेप की, हर एक स्टेप की हम सेम लेंगे, वो हम एच डैश लेंगे। एंड जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है, ये हॉरिजॉन्टल विड्थ, ये भी हम ऑलमोस्ट सेम ही लेंगे, ये हम एक्स लेंगे, चलो ठीक है ना। तो देयरफॉर हियर दिस डायग्राम शोज अस बॉडी इज बीइंग टेकन थ्रू द सेम हाइट ए बी एच और अ स्टेयर केस and with n number of steps in it such that each of with vertical height h dash and horizontal width x, ठीक है ना बेटा। now in third case we take body to same height h
but over a staircase. Let there be n steps, each of vertical height h dash and horizontal width x. ठीक है ना बेटा? तो therefore वर्क डन, सिंपल बाय, दैट इज W3। अब बोलो वर्क डन कितना होगा? तो बेटा एक्चुअली इसमें n स्टेप्स है। पहले हम देखेंगे ईच स्टेप में, अगर हम देखेंगे ईच स्टेप में वर्क डन कितना यहाँ पे हमने करना पड़ेगा, तो उसी को फिर बाद में हम n से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वर्क डन एक्चुअली फिर n नंबर ऑफ स्टेप्स में हम देखेंगे। ठीक है ना बेटा? तो देयरफॉर जो W3 हम लेंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n से। लेकिन अब वर्क डन किसके बराबर होगा? अगर हम एक स्टेप की बात ही हम करेंगे, अब निकालेंगे हम वर्क डन एक स्टेप में हमें कितना काम करना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट को एक स्टेप में ऊपर ले जाने के लिए, तो बाद में जितने इन स्टेप्स है उसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो देयरफॉर यहाँ पे वंस अगेन आप कंसिडर करो, पहले हम ये वाला पोर्शन कंसिडर, क्योंकि इसमें एक स्टेप में दो पोर्शन है, दो पार्ट्स एक स्टेप में है। ये वाला पार्ट एक, चूंकि एक स्टेप है, ये देखो बेटा, पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना वो एक वर्टिकल है, फिर एक हॉराइजॉन्टल है। ठीक है ना बेटा? तो फर्स्ट हम वर्टिकल यानी एच डैश की हम पहले देखेंगे यहाँ पे कितना काम करना पड़ेगा। इजंट इट द फर्स्ट केस टेकिंग द वर्टिकली अप दिस, या वो हमने फर्स्ट केस में देखा, अगर हमें वर्टिकली ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने लेके जाना है तो कितना काम करना पड़ता है mgh, लेकिन यहाँ पे हाइट क्या है, तो देयरफॉर तो फर्स्ट इसमें जो काम हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो काम हमें करना पड़ेगा इट इज mgh डैश। अगर हम लिखोगे वो cos 0 बन जाएगा, क्योंकि वो है ना mgh इंटू कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे 0 है बिकॉज ऑब्जेक्ट भी ऊपर चला जा रहा है, फोर्स भी हम ऊपर ही लगा रहे हैं, तो इट इज mgh डैश। फर्स्ट वाला केस है जो आपने अभी देखा, ये वाला केस, इसमें ए से लिए जो है ना ऑब्जेक्ट, जो आपने सीढ़ी देखी है ना, सीढ़ी इस तरह बनी हुई थी, एक स्टेप तो ऐसे होता है, दूसरा उसके ऊपर ऐसे होता है ना स्टेप। तो पहले हम देखेंगे इस स्टेप में हमें कितना काम करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक उठाने। इजंट इट दिस स्ट्रेट दिस वर्टिकल केस? तो वर्टिकल केस में हमने देखा, वर्टिकल केस में mgh होता है यहाँ पे वर्क डन। तो अब यहाँ पे हमने हाइट ली है h डैश, तो देयरफॉर इस वर्टिकल पोर्शन में हमें कितना काम करना पड़ेगा mgh डैश। ठीक है ना? इट इज mgh डैश। अब बचा क्या? बचा ये हॉराइजॉन्टल, ये जो हॉराइजॉन्टल पार्ट है इसका, हॉराइजॉन्टल पार्ट हमें बचा। अब इसमें हमने देखना है काम कैसे होगा। तो सिंपली वंस अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे हॉराइजॉन्टल में, बेटा मुझे ये चीज आप सिंपली बताओ यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, डिस्टेंस हो। हालांकि अगर आप देखो वर्क डन किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या लगाएंगे हम, वंस अगेन फोर्स इक्वल टू mg, चूंकि वेट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रहा है x। लेकिन मुझे ये बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर। ये वाला स्टेप ऐसे है, पहला स्टेप ऐसे था वर्टिकल, ये देखो मैं एक स्टेप यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये वाला स्टेप पहले था वर्टिकल केस, दैट्स एट, वो आपने पहले ही देखा, उसमें वर्क डन हो गया mgh। लेकिन इस केस में भी फोर्स कितना लगेगा mg, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया x, और एंगल कितना है mg और x के दरमियान, वो है बेटा 90 डिग्री। देखो वेट कहाँ जा रहा है, नीचे की जानिब। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, इस तो वेट इज mg इज डाउनवर्ड्स, बट डिस्प्लेसमेंट इज ट्रैवलड इन दिस डायरेक्शन, सो दे आर परपेंडिकुलर, cos 90 दैट इज 0। तो देयरफॉर इस वाले स्टेप में जो काम किया वो 0 काम किया जाता है, इस वाले स्टेप में काम नहीं होता है, तो देयरफॉर इट विल बी इक्विवेलेंट प्लस mgx cos 90। आया ना समझ में? तो एक स्टेप में हमें दो काम करना पड़ते हैं, एक स्टेप में, एक तो वर्टिकली उठाने के लिए, दूसरा हॉरिजॉन्टली। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें सिर्फ काम करना है, वर्टिकली हम काम कर पाते हैं, हॉरिजॉन्टली हमें एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसमें cos 90 बन जाता है, उनके दरमियान एंगल 90 बन जाता है, तो देयरफॉर वो 0 बन जाता है। ठीक है ना? cos 90 इज 0। तो बचा क्या यहाँ पे आपको बेटा, W3 इज सिंपली इक्विवेलेंट, n हो गया नंबर ऑफ स्टेप्स, इंटू हो गया mgh dash. Now what is nh dash? h dash is the height of one step, nh dash is the height of all steps, वो सिंपली किसके बराबर है, h के बराबर है। ठीक है ना? दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट mgh as nh dash is equivalent h। ठीक है ना बेटा? तो वन सेकेंड आपने देखा, थर्ड में भी वर्क डन इज द सेम। इसी तरह हम एक और भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी को हम कैरी कर सकते किसी भी आर्बिट्री जिगजैग पाथ पे, तो उस पर भी हम एक्चुअली हम कह सकते हैं उस पाथ पे को हम स्मॉल छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डी एक्सिस में करेंगे, वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा, तो वो आप खुद भी कर सकते हो। तो इस डिस्कशन से हमने देखा, चाहे बेटा देखो इसको मैं W1 यहाँ पे मेंशन करूँगा, तो आपने देखा चाहे W1 हो, चाहे W2 हो, चाहे W3 हो, या आप जितने भी निकालोगे दे आर जितने भी निकालोगे दे आर इक्विवेलेंट mgh।
ठीक है ना, दैट इज वर्क डन इज द सेम। आपने देखा हमने पाथ चेंज की लेकिन हमने हाइट सेम ली, चाहे हमने पहले केस में पढ़ा, सेकंड केस में पढ़ा, थर्ड केस में हमने पढ़ा, हमने पाथस वेरी की। ये देखो पहले में स्ट्रेट था, इसमें इंक्लाइन था, इसमें स्टेयर केस था, चौथे में हम जिगजैग भी फॉलो कर सकते हैं। इन एवरी केस यू विल फाइंड दैट वर्क डन इज द सेम वट एवर द पाथ इज फॉलोड बिटवीन द गिवन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। दिस एस्टैब्लिशेस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। दिस शोज दिस प्रूव्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ आपके डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन, ये कहां पे था कहां पे चला गया, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन एच। एच इज द हाइट, दैट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब कौन सा पाथ आप फॉलो बीच में कर रहे हो ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आपने एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आपने रोलर कोस्टर्स देखे, हालांकि यहाँ पे है नहीं कश्मीर में, लेकिन बाहर होते हैं, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। रोलर कोस्टर्स होते हैं बेटा, रोलर कोस्टर में वो उसके ऊपर वो एक जो ट्रैक सा लगा होता है, रोलर कोस्टर ट्रैक है ना, वो है ना, वो एग्जांपल एक क्लोज्ड पाथ की हम लेंगे। जो रोलर कोस्टर वो एक क्लोज्ड पाथ होता है, उस पर वो चलता है, वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ होती है वहाँ पे बच्चों के लिए। तो देयर फोर ग्रेविटेशनल फोर्स इज आई थिंक इज द ओनली फोर्स दैट डज वर्क इन द कार। जो वहाँ पे उस पर कार चलती है उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है, वहाँ फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन ट्रैक की है वो काम नहीं करता, बिकॉज वो आपने अभी देखा इसकी जानिब वो परपेंडिकुलर है हमारे डिस्प्लेसमेंट को, तो दैट इज मोशन ऑफ द कार। तो इंटायर ट्रिप में अगर आप देखोगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो पॉजिटिव वर्क करता है। जितना वो पॉजिटिव वर्क करता है उतना ही नेगेटिव वर्क वो वहाँ पे करता है, ठीक है ना। सो नेट वर्क ओवर द क्लोज्ड पाथ इज जीरो, यानी जो रोलर कोस्टर वहाँ पे क्लोज टोटल पाथ को फॉलो करता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। जो रोलर कोस्टर टोटल वर्क वहाँ पे करता है वो जीरो होता है। वाई? बिकॉज देखो बेटा रोलर कोस्टर में आपने देखा होगा वो एक इस फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊंगा लाइक दिस, ये ट्रैक जो होता है कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक होता है। इसमें ये देखो कुछ पॉजिटिव वर्क की जाएगी, फिर उसके अगेंस्ट नेगेटिव वर्क की जाएगी, ये जैसे 3 डायमेंशन में। तो पॉजिटिव वर्क कैंसिल हो जाती है नेगेटिव वर्क से, ठीक है ना। तो देयरफॉर व्हाट इज द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन इज जीरो, ठीक है ना। सो देयरफॉर मेरे कहने का मतलब ये था कि जो नेट वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, नेट वर्क डन, क्योंकि उस क्लोज्ड पाथ में जितनी पॉजिटिव वर्क होती है उतनी ही नेगेटिव वर्क होती है। नेट वर्क डन ओवर ए closed path is zero. नेट वर्क डन ओवर क्लोजर पाथ इज जीरो। वाई? बिकॉज इस क्लोजर पाथ में जितनी पॉजिटिव वर्क होगी उतनी ही नेगेटिव वर्क होगी, तो उधर वो कैंसिल हो जाएगी बेटा। तो नेट वर्क डन हम क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। सो देयरफॉर जिस तरह हमने यहाँ पे कहा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास बेटा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसी तरह इलास्टिक स्प्रिंग्स में जो फोर्स होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल्स, उनको हम कहते हैं बेटा, वो अदर एग्जांपल्स है हमारी कंजर्वेटिव फोर्स की। स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हावी है, यानी कि अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल्स। इसी तरह और क्या मैंने कहा था, दैट्स इलास्टिक फोर्स बिटवीन इलास्टिक स्प्रिंग्स, फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग एटस्ट्रा। ये अदर एग्जांपल्स है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, स्प्रिंग के दरमियान जो फोर्स होता है ना, ये अदर एग्जांपल्स है। इसमें आपने याद रखा होगा जो ये सेंट्रल फोर्सेस भी होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स, दे आर सेंट्रल फोर्स दैट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू। तो ऑल सेंट्रल फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्स ने याद रखना है, तमाम जो सेंट्रल फोर्स है ना, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव होते हैं। स्पेशली मैग्नेटिक फोर्स या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वो फोर्स विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 बॉडीज, यानी जो सेंटर के दरमियान एक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो जनरल में नटशेल में प्रॉपर्टीज अब क्या याद रखोगे, जो वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट या वन पोजीशन टू अदर डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी पहली प्रॉपर्टी आप याद रखोगे, जो काम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए,
एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे, वो इन्हीं दो पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है जो वर्क डन और बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे, हमारे पाथ पे, नेचर ऑफ पाथ क्या है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और इसी तरह वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू एनी राउंड ट्रिप दैट्स क्लोज्ड बॉडी इज व्हेन द फाइनल एंड, आप ऐसा भी कह सकते जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो, ठीक है ना, तो वही तो क्लोज और राउंड ट्रिप हुआ ना, तो वो ऑलवेज जीरो होता है। यानी वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है, कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ काम किया जाता है ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए, जब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, ये देखो आपने ऑब्जेक्ट को घुमाया, इसे इनिशियली घुमा के लाई, आप फाइनली भी इसी पॉइंट पे वापस आके गए, तो नेट वर्क डन वो बॉडी वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स करता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हो, अगर ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे इनके सब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट को हम जैसे यहाँ, चलो पिछले एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा, इसको भी राउंड ट्रिप हम दिखाएंगे, ये वाली एग्जांपल। अगर हम वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, जो काम किया जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी, ये नेगेटिव होगा। देन वर्क डन बाय द बॉडी इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, वो तो पॉजिटिव होगा ना। देखो बेटा, ए से हमने ऑब्जेक्ट को उठाया कहाँ तक, बी तक, ये काम जो हमने किया नेगेटिव है क्योंकि हमने ग्रेविटी के खिलाफ किया ऊपर लेकिन अब छोड़ दिया बी पे वो वापस आएगा, तो वापस सेम पॉइंट ए पे आएगा, तो वहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा, जितना नेगेटिव वर्क उतना ही पॉजिटिव वर्क, तो नेट वर्क डन इज जीरो, ठीक है ना। तो दियर वर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ यूजुअली कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी अगर हम यहीं से डिफाइन करते, चलो करेंगे हम थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे हम देखेंगे, अच्छा लेक्चर, बड़ा लेक्चर बन जाएगा। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव, किस फोर्स को आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहोगे? अगर अब सीधा अगेंस्ट है कंजर्वेटिव फोर्स को, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब वो फोर्स जो एक्चुअली आपके पाथ पे डिपेंड करेगा, वो फोर्स जो दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ पे डिपेंड करेगा, उस सॉर्ट ऑफ फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। यानी कि ये सिर्फ ये नहीं देखेगा ऑब्जेक्ट कहाँ था कहाँ पे गया, नहीं, ये देख कहाँ था कहाँ पे गया लेकिन कौन सी पाथ से वहां पे गया, तो देयरफॉर उस सॉर्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। A force is said to be non-conservative if work done by or against the force in moving a body from one position to another depends on the path followed between these two positions। तो देयरफॉर वो वाला फोर्स जो एक्चुअली पाथ डिपेंडेंट है, जो पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ डिपेंडेंट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें ऑब्जेक्ट देखेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना काम इस ऑब्जेक्ट के खिलाफ हुआ है, या ऑब्जेक्ट कोई काम करेगा अगर वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिपेंडेंस एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक वो डिपेंड करेगा किस पे, पाथ पे, कि ये कौन सी पाथ पे गया है, कहाँ पे था, कहाँ पे चला गया और कौन सी पाथ फॉलो की, तो सॉर्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल बेटा, अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो था ना ए पे था, अब वो ऑब्जेक्ट हमने बी पे लेके जाना है, तो देयरफॉर मैं कुछ डिफरेंट पाथ, जिस तरह हमने पहले में की, इस वाला पाथ हम देखेंगे यहाँ पे, दूसरा ये वाला पाथ देखेंगे, दूसरा ये वाला पाथ देखेंगे, तो 3 डिफरेंट पाथ्स है, 1 2 3, 3 पाथ्स आप हम देखते हैं यहाँ पे ए से लेके बी तक, यानी फॉर एग्जांपल इसमें W1 वर्क होगा, इसमें W2 वर्क होगा, W3 यहाँ पे वर्क हमने करना पड़ेगा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने के लिए, डिफरेंट पाथ्स है। तो ये पाथ्स नॉन कंजर्वेटिव इफ W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3, यानी अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो देन दीज 3 फोर्सेज जो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कहते हैं। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ के इसमें W1 काम करना पड़ा, इसमें W2, डिफरेंट काम पाथ फोर्सेज होंगे, तब वो नॉन कंजर्वेटिव।
W। अगर ये W1 इक्वल W2 इक्वल W3 इक्वल टू W3 था तो बेटा तब उस केस में ये कंजर्वेटिव फोर्स बन जाता, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पुश में वो तो सेम थे। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, ये तीनों काम जो यहाँ पे की गई वो डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे कम काम लगा, यहाँ पे इन बिटवीन डिफरेंट काम्स हमें करने पड़े, तो ये तीनों काम डिफरेंट है। तो विच मीन जो यहाँ पे फोर्सेज एक्चुअली लगाए गए हैं काम करने के लिए, वो फोर्सेज क्या है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है। ठीक है ना बेटा। इसी तरह एक पार्टिकल अगर क्लोज्ड पाथ में मूव करेगा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, लाइक दिस, ये क्लोज्ड पाथ है। फॉर एग्जांपल ए ऑब्जेक्ट यहां से गया बी तक और बी से वापस आया ए तक, ठीक है ना। एंड दिस अलोंग पाथ 1, दिस इज पाथ 2, that's this shows the particle is moving along the closed path, that's from A1 goes to B, then from B2 comes back to this one। अगर इस वाले में इसको W1 काम करना पड़ा, ठीक है ना, in moving the particle from A to B, and इसमें इसको W2 काम करना पड़ा in moving the particle from B to A, ठीक है ना। देन फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इतना याद रखना आपको, जो मैग्नीट्यूड ऑफ W1 दैट्स नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ W2, तब इसको सेम काम नहीं करना पड़ेगा फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। या आप ये नहीं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होगा वो डिफरेंट होगा, जितना काम इसको यहाँ से यहाँ तक करना पड़ा तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली नेट वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में हमने देखा एक नेट वर्क अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज जीरो, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में दैट्स नेट वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। नेट वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ जीरो नहीं होता है। दैट इज यहाँ पे एक्चुअली हम छोटे छोटे इंटीग्रल्स में इसको डिफाइन करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल है यहाँ पे एफ डॉट डी एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर नेट वर्क डन जीरो नहीं होता। तो इसी तरह कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की ले सकते हो। फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन है, वो ये सारे क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा अगर हम बॉडी को मूव कर रहे हैं एक पोजिशन से लेकर दूसरी पोजिशन तक रफ सरफेस पे, रफ टेबल पे, रफ सरफेस पे, तो जो काम किया गया है ना ऑब्जेक्ट की तरफ से वो डिपेंड करेगा अपॉन द लेंथ ऑफ द पाथ। ये पाथ की लेंथ क्या थी और पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट पे, वो उस वक्त डिपेंड करेगा। यानी आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो इस वक्त ये फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स रफ सरफेस पे बहुत ज़्यादा होता है, तो देयरफॉर वो डिपेंड करेगा पाथ पे, ठीक है ना। तो देयरफॉर अगर हम इस तरह रफ सरफेस पे ऑब्जेक्ट को लेके चले जाएंगे, रफ सरफेस ऑब्जेक्ट पे, तो देयरफॉर अगर हम कहेंगे बॉडी इज मूविंग फ्रॉम इनिशियली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी थ्रू अ रफ टेबल, थ्रू अ रफ सरफेस, देन वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स शैल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पाथ। उस लेंथ ऑफ पाथ पे डिपेंड करेगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, और पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कहाँ से कहाँ तक लेके गए। लेकिन अगर आप बॉडी को आप वापस लेके आओगे, यानी कि इस तरह यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को घसीट के लिए गए यहाँ तक फ्रॉम ए टू बी, दिस इज अ रफ सरफेस, तो ऑब्जेक्ट कुछ डब्ल्यू काम हमने यहाँ पे किया, तो देयरफॉर आपका फ्रिक्शनल फोर्स इस सारे पाथ पे डिपेंड करेगा और इस ए और बी पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये इनिशियल, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को आप वापस लाएंगे, if the body is brought back to its initial position A, सेम पाथ पे, इसी पाथ पे हम इसको वापस लेके आएंगे, तो therefore तब सेम वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तब सेम काम ही करना, फिर से फ्रिक्शन के खिलाफ हमने वही काम करना है, तो विच अपोजेस द मोशन, फ्रिक्शन का काम हमेशा अपोज ही होता है। तो नेटवर्क डन कितना हुआ, नेटवर्क डन हो गया दैट इज सिंपली 2W, नेटवर्क दैट इज W यहाँ से W वहाँ से, तो ठीक है ना। तो नेटवर्क डन इज 2W, दैट्स EI माइनस EF इज 2W, ठीक है ना। तो देयरफॉर वर्क डन बाय और अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, साउंड, लाइट। यानी जो वर्क डन हम काम करते हैं ना यहाँ पे अगेंस्ट दिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो फिर किसी दूसरी फॉर्म पे हमें वापस मिलता है, वहाँ पे हीट होगा, साउंड होगा, लाइट एनर्जी, कुछ भी होगा, ठीक है ना। इतना आप याद रखो, जब व्हेन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू both for conservative and non-conservative. This is not like you will say that somewhere this law of conservation is violated. No. जब हम सारे केसेस को इकट्ठे जमा करेंगे तब हमें पता चलता है कि law of conservation of energy violate नहीं होता। So बेटा this was your conservative and non-conservative force. And the next topic is actually power. वो मैंने आपको पिछला लेक्चर डाला था power, वो एक्चुअली वो आपने पढ़ा, पिछला जो लेक्चर डाला वो हमने एक्चुअली मैंने काफ़ी पहले दिया था, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ उसमें है, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो इंशाल्लाह। फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स वी विल फाइंड स्टडी एनर्जी।